मेरा नाम मनोज है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही आवश्यक बिंदु पे बात करने के लिए आया हूँ। एक शब्द कोविड-19, कोरोना वायरस, जिससे सभी वाकिफ हैं। ये एक ऐसा वायरस था जो चीन के वुहान शहर से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गया और इसने मानव जाति को बहुत क्षति पहुंचाई। इससे भारत भी अछूता न रहा। भारत जैसा विकासशील देश, जहां पहले ही बहुत सारी समस्याएं हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, खाने की आपूर्ति, रोजगार की समस्या, पर्यावरण की समस्या, बहुत सारी समस्याएं पहले से ही मौजूद थी। कोरोना वायरस ने भारत में आते ही एक तबाही का मंजर बना दिया। लाखों लोग इससे आज ग्रसित हो चुके हैं। इसको रोकने के लिए विश्व के हर देश ने अलग अलग प्रयास किए। उन प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण प्रयास था लॉकडाउन। लॉकडाउन यानी कि लोगों का संपर्क में आना छुड़वाना, लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना, ताकि इसको रोका जा सके, फैलने से रोका जा सके। इसमें देश कामयाब तो हो गए, कोरोना वायरस को रोकने में बहुत मदद मिली, लेकिन इस लॉकडाउन ने एक और बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे दिया है, या कई देश उस बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो विकासशील हैं और कई बहुत ज्यादा हालत से खराब हैं, जो अभी विकासशील होने की भी राह पर है। उन देशों के लिए ये महामारी एक अकाल और भूखमरी का रूप लेती जा रही है। इस लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपना व्यवसाय खो दिया, रोजगार के साधन खो दिए, ना आय थी ना साधन थे, लोगों को भूखा रहने पे मजबूर किया। लोगों को जो जरूरतों का सामान था वो मिलने में बहुत दिक्कतें हुई। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो गरीबी रेखा या उससे नीचे आती है, जो शहरों की मलिन बस्तियों में रहते हैं, जहां पर ना संसाधन है ना बेसिक जरूरतें हैं, उन लोगों के लिए यह महामारी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। खाने को रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बीमार हैं तो दवा नहीं, तो क्या करते? और ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और आज भारत भी इस लॉकडाउन की वजह से या इस महामारी की वजह से, किसी की भी वजह से बोल सकते हैं, एक अकाल और भूखमरी की तरफ बढ़ रहा है। क्या होता है ये? कैसे उत्पन्न होती है ये परिस्थिति? क्या है अकाल? आइए इसको समझते हैं। हम सामान्य स्थिति से अकाल और भूखमरी की तरफ बढ़ते हैं, या फिर एक आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि किन चीजों की कमी हमें यह दर्शाती है कि हम अकाल की तरफ या भूखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं, या कोई देश कैसे बढ़ रहा है अकाल की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ मैंने 5 अलग अलग स्थितियां दर्शाई हुई हैं। सबसे पहले कुपोषित जनसंख्या। किसी देश में कुपोषित जनसंख्या कितनी है, कुपोषण कितना है लोगों में। यदि किसी देश में 5% से कम जनसंख्या कुपोषित है, तो यानी कि अभी हम सामान्य स्थिति में हैं। परंतु जैसे किसी देश में कुपोषित जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, वो 5 से 10, 10 से 15%, 15 से 30% तक आ जाता है, तो वो स्थिति बहुत दयनीय होती है और वो उस देश के लिए एक खतरे की घंटी के समान है। और यदि वो जनसंख्या 30% से अधिक हो जाए, तो यानी कि वो देश, वो जनसंख्या अब अकाल की तरफ है नहीं, वो अकाल की स्थिति में है। उसी तरीके से हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, आय का। यदि आय के जो साधन हैं
वो सभी के लिए समान है। लोगों के पास रोजगार है, आय अर्जित करने के संसाधन है। अगर उनमें गिरावट होती जाती है, एक ऐसा समय आता है जब हमें एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना आसान होता है, तो वो स्थिति बीच की स्थिति है। और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब हमारे पास आय के इतने साधन नहीं होते कि हम एक आय के साधन से दूसरे साधन की तरफ जा सके, या हम कह सकते हैं कि आज चलो ये रोजगार नहीं चल रहा तो हम दूसरा रोजगार ले सकें। तो ये जब संसाधन कम होते जाते हैं, जब हमारे पास आय के स्रोत कम होते जाते हैं, तो यानी कि हम अकाल और भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारे पास आय के साधन पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से एक सामान्य स्थिति में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 15 लीटर पानी होना चाहिए, या 15 लीटर से ज्यादा। यह सामान्य स्थिति है। फिर जैसे जैसे स्थिति घटती जाती है, प्रति व्यक्ति पानी की खपत कम होती जाएगी। आप देख रहे हैं प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 7.5 से 15 लीटर, तो यानी कि वो दिक्कत है। जैसे ही वो 4 लीटर तक पहुंच जाता है, तो यानी कि हम आपातकालीन स्थिति में हैं। और यदि वो 4 लीटर से भी कम हो जाए, तो यानी कि ये एक दयनीय स्थिति है। हम अकाल की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। इसको हम एक और माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, जिसे हम कैलोरीज बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिदिन व्यक्ति को 21,000 कैलोरीज कम से कम चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को इतना कैलोरीज चाहिए। तो जैसे जैसे ये कैलोरीज कम होती जाएंगी, लोगों के पास जिस दिन 21,000 कैलोरी से कम होगी, तो यानी कि हम उस दहलीज पे हैं जब हम अकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि 21,000 से भी बहुत ज्यादा कम कैलोरीज लोगों को मिल पा रहा है, उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो यानी हम उस अकाल वाली स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही मुश्किल का समय है। तो अभी हमने समझा कि अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न कैसे होती है, लेकिन कड़वा सच ये है कि हम भी उसी ओर अग्रसर हैं। हमारे सामने भी वही दिक्कत खड़ी हुई है। तो सवाल पैदा होता है कि हम इस स्थिति से बच कैसे सकते हैं, वो कौन से उपाय हैं जिससे करके हम इस अकाल जैसी परिस्थिति को टाल सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। किसी भी परिस्थिति से मनुष्य को लड़ने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला उपाय यही है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करनी है। हमें अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। तो वो कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 5 चीजें का जिक्र किया गया है। सबसे पहले है आत्मनिर्भर। इस शब्द को अभी आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश को संबोधित करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया। आत्मनिर्भर है कि हम किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, हमारी खुद को इतना सुदृढ़ करें कि हमें दूसरों की सहायता की जरूरत न पड़े। भारत बहुत सारे देशों से बहुत चीजें आयात करता है। अगर हमारा देश वो चीजें खुद बनाने लगे तो हम वो व्यवसाय हमारे लोगों को मिलेगा और वो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ मेरा इस आत्मनिर्भर शब्द को डालने का भी तात्पर्य ये है कि अपने आप को इतना सुदृढ़ कीजिए
कि हम किसी ना किसी व्यवसाय या रोजगार से जुड़ते रहें, समय समय पर अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। कई बार परिवार में 2 या 4 लोग होते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, तो वो भी एक संसाधन का ही एक रूप है। हमें देखना है किसमें क्या क्षमता है, और अगर वो क्षमता थोड़ी है तो हमें कौशल विकास के जरिए उस क्षमता को बढ़ाना है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। वहां जाकर के आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, या देखिए कि आपके अंदर क्या हुनर है और उस हुनर को लेकर के उसे और बेहतर बनाकर आप आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सकते हैं। कई महिलाएं सिलाई जानती हैं, थोड़ा जानती हैं, बेहतर बन सकते हैं और एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कई महिलाएं अचार बनाती हैं घरों में, वो और बेहतर बना के उसे सेल कर सकती हैं। पुरुष तो काम करते हैं, लेकिन अगर पुरुष और महिला दोनों अगर व्यवसाय से जुड़ जाएं तो वो परिवार आत्मनिर्भर की ओर बढ़ चलेगा। अगला मेरे इसमें पॉइंट है सरकारी योजनाओं और विभागों से संबंध। बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन से पहले भी या लॉकडाउन के बाद भी हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो गरीब भाई बहनों के लिए है, कुछ स्पेशल आरक्षित लोगों के लिए भी होती है, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए, ओबीसीज के लिए। तो यदि आपको उनका ज्ञान है, आपको उनके बारे में नॉलेज है, तो आप उनको लेकर के अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो हमेशा आपको इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत किया था व्यवसाय से, हम अपने को आत्मनिर्भर बनाएं, अपनी क्षमता का निर्माण करें, अपने अंदर स्किल्स को बढ़ाएं। जब स्किल्स आ गई, अगर मान लीजिए मुझे कोई व्यवसाय शुरू करना है परंतु आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं है, तो यदि आपको इन योजनाओं के बारे में पता है, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस मुद्रा योजना में व्यवसाय के लिए ही लोन दिया जाता है। ऐसे लोगों को जिनके पास ना कोई गारंटी है, वो छोटे रेहड़ी पटरी वाले हो सकते हैं, छोटी छोटी दुकान वाले हो सकते हैं, वो अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। इसमें 3 तरह से लोन दिया जा सकता है, शिशु, किशोर और तरुण, जिसमें 50,000 से लेकर आप 20 लाख रुपए लोन ले सकते हैं आसानी से। यदि आपको इन ऐसी ही योजनाओं के बारे में ज्ञान होगा तो आप अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। इसी के अंतर्गत मैं दूसरा उदाहरण दूंगा, अल्पसंख्यक लोन रोजगार योजना और कार लोन योजना। ऐसे ही बहुत सारी स्कीम हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए भी है, जो रोजगार के लिए है। अगर कार लेनी है, उसको ड्राइविंग करनी है, तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे जुड़कर आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे उपलब्ध आय के स्रोतों के प्रबंधन का। हम लोग कभी समझ नहीं पाते कि हमारे जो क्या क्या स्रोत हो सकते हैं और उन स्रोतों का कैसे हम इस्तेमाल करना चाहिए। एक उदाहरण के लिए, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका लॉकडाउन के दौरान नौकरी चला गया, लेकिन वो ड्राइविंग जानता है, एक अच्छा ड्राइवर है, तो वो उबर, ओला या इन चीजों से लिंक होकर अपने इनकम कर सकता है, उसमें नौकरी पा सकता है या फिर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो अपनी क्षमताओं को, अपने पास क्या क्या स्रोत हैं, उनको हमें जांचने की जरूरत पड़ेगी। घर में कोई शिक्षित व्यक्ति है जो ट्यूशंस दे सकता है, या कुछ और भी ऐसे स्रोत हो सकते हैं जो हमें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज
चीज है बचत। लॉकडाउन के दौरान हमें आभास हुआ कि बचत कितनी जरूरी है। जब हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं होता तब ये बचत ही होती है जो हमें नया जीवन देती है। तो हमेशा हमें अपनी बचत की तरफ भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो बचत छोटी हो या बड़ी, लेकिन बचत करना जरूरी है। अगर महिलाएं हैं तो वो स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ सकती हैं, उसके माध्यम से भी लोन मिलता है और बचत भी होती है। बैंकों में आरडी की सुविधा होती है, छोटा छोटा बचत आप पीरियड में कर सकते हैं, साल भर 6 महीने तक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं बचत करने के, लेकिन बचत एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसे जरूर करना चाहिए। तो हमारा दूसरा उपाय है जिससे हम अकाल जैसी परिस्थिति से लड़ पाएंगे और जो हमारी वर्तमान स्थिति है उससे भी हम जीत पाएंगे, वो है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहना। क्योंकि बिना हम शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहे हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने आप को तनाव मुक्त रखना पड़ेगा। जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हम लोग बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत जैसे अभी लॉकडाउन ही था, जब लोगों के पास आय के साधन नहीं थे, कुछ करने को नहीं था, आय नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, तो एक तरह का तनाव लोग ले रहे थे। लोग लॉकडाउन में ढील देते ही अपने बहुत दूर दूर किलोमीटर, कई किलोमीटर तक अपने घर के लिए निकल पड़े। ये सब तनाव के लक्षण हैं और वो उनके शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो अपने आप को हमेशा तनाव से दूर रखना है। उसके कुछ उपाय हो सकते हैं। ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ मन की बात शेयर करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, उसमें बहुत ताकत होती है। योगा करें, एक्सरसाइज करें। ये शरीर और ये मानसिक हमारा संतुलन जब तक बना रहेगा हम बेहतर कर पाएंगे। यदि हमारा शरीर ही और हमारा मस्तिष्क ही सही से काम नहीं करेगा तो हम आर्थिक विकास क्या, हम कोई भी विकास नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम तनाव से दूर रहें, खुद को व अपने शरीर को महत्व दें। लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये सारी चीजें थोड़ी देर के लिए हमें रिलैक्स तो करती है लेकिन हमारे शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो हमें इन चीजों से बचना है ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो अभी जो स्थिति है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हम कोरोना वायरस से हमारा शरीर लड़ पाएगा, और यदि हमारा शरीर में इम्यूनिटी कम है या हमारा शरीर कमजोर है तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें अपने शरीर को, अपने खुद को ज्यादा महत्व देना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। इन चीजों को, जितने भी व्यसन वाली चीजें हैं, शराब, धूम्रपान या और भी चीजें, उनसे दूर रहना है। इस समय सबसे ज्यादा जो देखभाल की जरूरत है, जिनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, वो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और दिव्यांग लोग हैं। क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग और दिव्यांग सबसे जल्दी किसी भी परिस्थिति में प्रभावित होते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी सुना ही होगा कि कोरोना, जिनकी इम्यूनिटी सबसे कम होती है, उनको जल्दी इफेक्ट करता है, तो बच्चे और बुजुर्ग उन्हीं में आते हैं। तो इन लोगों को विशेष देखभाल की जरूरत है। अपने परिवार में ऐसे लोगों को विशेष तरह से उनको देखभाल कीजिए, उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए प्रयास करते हैं। तो अभी हमने 2 उपायों पे बात कर ली, एक हमारा आर्थिक और दूसरा हमारा मानसिक और शारीरिक। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो समय हमें कह रहा है
वो है कि हमें बचना भी है कोरोना से और काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है, नहीं तो हम रुककर कोरोना का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा जो अगला उपाय है वो दोनों के साथ है। एक बहुत ही सटीक लाइन आजकल यूज होती है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब उसका समय नहीं है, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए ये मैंने दोनों चीजें एक साथ ली हैं। हमें सामाजिक एकता को बनाना होगा। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, सामाजिक नेता हो सकते हैं और समझदार व्यक्ति हो सकते हैं। उनके साथ मिलकर हमें बहुत सारे ऐसे समूह बनाने की आवश्यकता है जो विपत्ति के समय समाज में एक साथ आकर उनके साथ मिलकर उनको आगे लेके जा सके। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सीबीओस हो सकते हैं, ऐसे समूह हो सकते हैं, उनको सहायक समूह बोल सकते हैं, जो उस समय हमारे कम्युनिटीज को उस समय विशेष सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो हमें जरूरत है ऐसे कुछ हेल्प ग्रुप्स या सहायक ग्रुपों को बनाने की। उसमें मैं कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे बहुत फेमस है, कई जगह वॉश कमेटीज होती हैं, टास्क फोर्स होते हैं। ये ऐसे समूह होते हैं जो विपत्ति के समय, जैसे टास्क फोर्स, वो कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति में समाज में या कम्युनिटी में एकदम से एक्शन लेते हैं, कैसे हम उससे बचाव कार्य में आगे आकर। दूसरा, वॉश कमेटी वाटर हाइजीन के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे समूह हो सकते हैं। तो अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इससे हमारी एकता बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी, तो हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, हमें ये सब करते हुए, क्योंकि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, हमें उससे बचाव भी रखना है। तो जो चीजें जरूरी हैं, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना, जहां भी मतलब अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए समय पर पौष्टिक आहार लेना, ये चीजें बहुत जरूरी है। हमारा अगला पहलू है पर्यावरण। यदि हमें अपने आप को और हमारे देश को इस अकाल जैसी परिस्थिति से बचाना है, तो पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। भारत जैसे देश में, जहां पहले से ही पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, कई क्षेत्रों में तो पीने के लिए पानी तक नहीं है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं प्रदूषण ज्यादा है, खेती के लिए जमीनें बंजर होती जा रही है, खेती के लिए जमीन बची ही नहीं है। ये सारी चीजें पर्यावरण का असंतुलन है और हम इस अकाल और भुखमरी को और बढ़ावा दे रहे हैं और तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें इससे बचना है, तो हमें अपने पर्यावरण को संतुलित करना पड़ेगा और इसको बनाए रखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पानी की बचत करनी पड़ेगी, पानी की हर बूंद को बचाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाना पड़ेगा। हमें प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास तेज करने पड़ेंगे। हमारे जीव जंतुओं को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के बचाव और इन उपायों के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद।